तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, ओवरव्यू ऑफ कोड एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7। सबसे पहले कोड को जो स्टार्ट है वो स्कोप से किया गया है। इसका स्कोप क्या है? ये कोड जैसे हमने देखा ना, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 देखा जिसमें रेडियोग्राफी टेस्टिंग का ओवरव्यू देखा। इसके बाद हमने डाइपेनेट्रॉन टेस्ट का आर्टिकल 6 देखा, सॉरी आर्टिकल 6 देखा एएसएमई सेक्शन 5 का, उसमें भी पूरा डेप्थ में किया। तो आज हम इसको हम लोग कर लेंगे ताकि हमारा मोस्टली सिलेबस क्लियर हो जाए। ठीक है। स्कोप व्हेन द स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंसिंग कोड सेक्शन, अगर काम आपको इसी के हिसाब से करना है, अगर आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है उसका प्रोसीजर बनाना है, तो एएसएमई सेक्शन 5 का आपको यूज करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एएसएमई सेक्शन 5 में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी है क्या? घंटा भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसमें नहीं दिया गया है। प्रोसीजर कैसे बनाना है, आप लेवल 2 बन जाएंगे, लेवल 1 बन जाएंगे और लेवल 3 भी शायद आप बन गए समझो, लेकिन आपको प्रोसीजर ही बनाना नहीं आता है, तो लेवल 3 काम का क्या है, लेवल 2 काम का क्या है? आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई हमको प्रोसीजर कैसे बनाना है। कोई भी मटेरियल का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, हाँ तो मेरा फ्रेंड करता था ना, वो मेरा सीनियर करता था ना, ऐसे वो योक चलो एसी में कर दिया, खट खट करके निकल गया और हो गया। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज है वो डॉक्यूमेंट के द्वारा की जाती है, डॉक्यूमेंट को फॉलो करके किया जाता है। बाकी तो आज आपने ऐसा किया, आपकी पीढ़ी आएगी तो वो तो और कुछ नया करेंगे, उसकी पीढ़ी और जाएगी तो विस्मृति भवन में से बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे वो नेश और नाबूद होता जाएगा। मतलब जो मेथड से आप कर रहे थे, अगर लिखा हुआ चीज नहीं है तो आपका कोई पीढ़ी आएगा या तो आपका जूनियर आएगा तो वो कुछ अलग तरीके से करेगा, और ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का एम ही मिसिंग हो जाएगा। समझे? इसके लिए जो भी है वो लिख के करना चाहिए। ठीक है। तो जब हम ये प्रोसीजर हम इसके लिए समझ रहे हैं, ये कोड हम इसके लिए समझ रहे हैं कि कौन से प्रोसेस के हिसाब से हमको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, कौन सा मेथड के हिसाब से हमको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है। उसमें से स्कोप है व्हेन स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंसिंग कोड सेक्शन। जब कोई बोलता है कि एएसएमई सेक्शन 5 से आपको करना है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, तो हम लोगों को मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, तो हम लोगों को कौन सा आर्टिकल देखना है? आर्टिकल 7। ठीक है। आर्टिकल 7 देखना है। द मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन टेक्निक डिस्क्राइब इन दिस आर्टिकल शेल बी यूज्ड। अगर ये इसके अंदर दिखाया गया है, इसके हिसाब से करना है, तो हमको कौन सा आर्टिकल 7 यूज करना है। ठीक है। इन जनरल दिस आर्टिकल इज conformance with SE 709 स्टैंडर्ड गाइड और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। अभी SE 709 जो है वो क्या है, उसमें बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं और रेफरेंस के हिसाब से उन लोगों ने भी एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये नया कोई है कुछ है नहीं। SE 709 बहुत रेफरेंसिंग कोड का जो रेफरेंस लिया गया है वो दिया गया है, उसके हिसाब से अगर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है तो भी ये हम लोगों को आर्टिकल 7 यूज करना है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड गाइड है, ये जब जब सब चीज इसमें दिया है ना, वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन दिया गया है, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है कैसा कौन से मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कैसे तरह से करना चाहिए, वो सब चीज। ठीक है। लेकिन हमें इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ प्रोसीजर यूज। तो ये आर्टिकल के अंदर स्कोप के बारे में आगे बढ़ेंगे। जनरल द मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन मेथड इज अप्लाइड टू डिटेक्ट द क्रैक। क्या लिखा है? मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन मेथड इज अप्लाइड टू डिटेक्ट द क्रैक। क्रैक को डिटेक्ट करना है एंड अदर डिसकंटिन्यूटी ऑन द सरफेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमारा ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारा बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का बुक लाए हैं आपको। एक मिनट, मेरा बुक कहाँ गया? हाँ, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में ही सीखा था कि फेरोमैग्नेटिक मेटल कौन है, डायमैग्नेटिक मेटल कौन है और पैरामैग्नेटिक मेटल कौन है। वो याद है ना आपको? चैप्टर 1 में किया था, वो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप देख लीजिए। ठीक है ना। देखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो सब डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है? मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनियम है, लिथियम है, टेल्टेलियम है, वो सब चीज कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन है? ये हमारा आयरन है, स्टील है, वो सब चीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो यहां पे क्या लिखा है? द मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन मेथड अप्लाई टू डिटेक्ट द क्रैक एंड अदर डिसकंटिन्यूटी ऑन द सरफेस ऑफ
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसके अंदर हमको ये चेक करना है। तो हम लोगों को डायमैग्नेटिक मटेरियल में नहीं चेक करना है, हम लोगों को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में नहीं चेक करना है। डायमैग्नेटिक में कॉपर सिल्वर, सॉरी कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब चीज आते हैं, तो उसमें हम लोगों को डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स तो इसके आउटसाइड से बहता है, उसके इनसाइड में तो फ्लक्स जाता ही नहीं है, तो काम का नहीं है ना। ओके, पैरामैग्नेटिक में मैग्नीशियम मोलिब्डेनियम टिल्टेनियम वो सब चीज आता है, तो उसका भी हमारा हमें कुछ काम नहीं है। ठीक है, अभी आता है फेरोमैग्नेटिक एंड लार्ज एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है, उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एक्सेप्ट करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। इसके लिए वही मटेरियल में हम लोग करते हैं। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एसएस में हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अरे भाई एसएस में कैसे होगा, उसका जो है नेगेटिव उसका ससेप्टिबिलिटी है, डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसा है वो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा है वो, उसमें कैसे हो सकता है? उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हम लोग उसमें कैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे? इसके लिए कोड में यहाँ क्लियर लिखा है, द मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन मेथड इज अप्लाइड टू डिटेक्ट द क्रैक other discontinue on the surface of ferromagnetic material। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, तो सेंसिटिविटी इज ग्रेटेस्ट फॉर द सरफेस डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखा है? सरफेस के ऊपर, जो ओपन सरफेस पे होगा या तो सरफेस के ऊपर जैसे ही होगा, उसमें सेंसिटिविटी एकदम हाई रहेगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में। तो बोलते हैं ना कुछ लोग, अरे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट तो यार 6 mm के अंदर नहीं होता है। तो यहां पे क्या लिखा है? द सेंसिटिविटी इज ग्रेटेस्ट फॉर द सरफेस डिसकंटिन्यूटी। सरफेस डिसकंटिन्यूटी होगा तो वहां पे आपको अच्छा सा सेंसिटिविटी मिलेगा, खट से कोई भी डिसकंटिन्यूटी खट से पकड़ लेंगे आप। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में। एंड रिड्यूस द रैपिडली विथ इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिलो द सरफेस। मतलब जैसे ही सरफेस का थिकनेस अंदर बढ़ता जाएगा वैसे सेंसिटिविटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सेंसिटिविटी कम होना मतलब वो पकड़ा गया ही नहीं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट समझो हमारा कहां गया? एक प्लेट, वो प्लेट ले लो, और रुको मैं ले लेता हूं। देखो ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट हमने उस दिन थिकनेस चेक किया था ना यूटी में, यूटी का बैच था, आप थे ना शायद। यूटी के बैच में इसका कितना थिकनेस? 8 mm आया था, राइट? 8 mm आया था। तो ये डिटेक्ट हमको ऊपर का जो है ना, सरफेस के ऊपर जो डिफेक्ट है वो ही पकड़ा, लेकिन अंदर वाला जो डिफेक्ट है वो नहीं पकड़ेगा। जैसे ही उसका थिकनेस अंदर जाते जाओगे, जितना डेप्थ में घुसते जाओगे, समझो मैं आपको ये बोलूं, ये 50 mm थिकनेस का एक प्लेट है, तो एक एक डिस्कंटिन्यूटी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। ये डिस्कंटिन्यूटी है 3 mm में, दूसरा डिस्कंटिन्यूटी है 5 mm में, तीसरा डिस्कंटिन्यूटी है 25 mm में, और चौथा है 30 mm में। तो कौन सा डिस्कंटिन्यूटी अच्छा सा पकड़ा जाएगा? 3 mm, जो ऊपर से 3 mm है वो जल्दी से पकड़ा जाएगा। 5 mm भी शायद आप पकड़ लो, लेकिन जैसे ही डेप्थ में आप घुसते जाओगे वैसे उसका सेंसिटिविटी कम होता जाएगा। ठीक है, रेडियोग्राफी का सेंसिटिविटी क्या था, कोई बोल सकता है? वो IQI 2T दिखना चाहिए, वो याद आया? वही याद आया, वो सेंसिटिविटी है उसका। रेडियोग्राफी में सेंसिटिविटी ऐसा होता है, और यूटी में कैसा होता है? लैम्बडा बाई 2 सेंसिटिविटी होता है। जितना भी लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एफ, ऐसा सूत्र है, याद है ना? लैम्बडा फ्रीक्वेंसी और एफ जो है फ्रीक्वेंसी, वी है वेलोसिटी है, तो लैम्बडा डिवाइड बाई 2 करेंगे उतना सेंसिटिविटी हम यूटी में चेक कर सकते हैं। यूटी जब हम करते हैं तो उसका सेंसिटिविटी ऐसे करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल में ऐसा है, क्या है? सरफेस के ऊपर हाई सेंसिटिविटी है, उतना ही वर्ड यहाँ पे दे दिया गया है, आपको वही रट्टा कर लेना है। सेंसिटिविटी सरफेस के ऊपर है वो अच्छा सा मिलेगा, लेकिन जैसे ही सरफेस के अंदर आप घुसते जाएंगे वैसे उसका सेंसिटिविटी कम होता जाएगा। ठीक है, इसके लिए लिखा है रिड्यूस द रैपिडली विथ इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिलो द सरफेस। सरफेस के जैसे अंदर जाएंगे कम होता जाएगा। टिपिकल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस मेथड। क्या है? कौन कौन से टिपिकल टाइप? मतलब जनरली हम लोग ये मेथड से क्रैक फाइंड कर सकते हैं, लेप्स फाइंड कर सकते हैं, सीम्स फाइंड कर सकते हैं, कोल्ड शट फाइंड कर सकते हैं और लेमिनेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी मुझे ये नहीं बोलने का कि ये कोल्ड शट, एक क्रैक क्या है, लेप्स क्या है। क्रैक्स मैंने बहुत बार समझाया है, चैप्टर नंबर 17 आरटी का, यूटी में अभी अभी आरटी जो यूट्यूब है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। कोल्ड
टाइप ऑफ क्रैक, रेडियल क्रैक, ट्रांसवर्स क्रैक और लॉन्जिट्यूडनल क्रैक, उसके बाद कितना वो ब्रांच क्रैक, ठीक है, बहुत सारे क्रैक्स के बारे में डिस्कस किया है, स्टार क्रैक। तो क्रैक में मुझे समझाना है लेप्स क्या है, वो भी मैंने समझाया है वहां पे एकदम डेप्थ में, 2 घंटे तक हमने वहां पे काम किया है। तो खाली आप इतना समझ लो कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है, टिपिकल ये मेथड यूज करेंगे तो टिपिकली हमें, टिपिकली मतलब जनरली, जनरली हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, क्रैक भी चेक करेंगे, फ्लैप्स, सीम्स, कोल्ड शर्ट एंड लेमिनेशन, इतना सारा सब चीज चेक कर सकते हैं। पिन होल पोरोसिटी नहीं लिखा है, देखा आपने? तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, वो टिपिकली लिखा है, हम कर सकते हैं, लेकिन आपका नजर छूका तो गया वो पिन होल पोरोसिटी, आपको घंटा भी समझ में नहीं आएगा एमटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में। देखो नजर बराबर रहेगा, आप प्रॉपर एमटी करेंगे, प्रॉपर मेथड से करेंगे तो वो भी आप शायद पकड़ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन प्रिंसिपल दिस मेथड इन्वॉल्व द मैग्नेटाइजिंग एरिया ऑफ द एग्जामाइन। देखो इन इसमें प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल, डीपीटी का प्रिंसिपल क्या था, डीपीटी का प्रिंसिपल क्या था, सरफेस के ऊपर, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं था। प्रिंसिपल क्या था उसका, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या था, ब्लोटिंग इफेक्ट ऐसा कुछ आता था, कैपिलरी एक्शन ऐसा कुछ आता था या? तो कैपिलरी एक्शन जो था उसी के हिसाब से डाई पेनेट्रेशन काम करता था। अल्ट्रासोनिक टेस्ट है वो वाइब्रेशन प्रिंसिपल पे काम करता था। रेडियोग्राफी टेस्ट है वो पेनेट्रेशन एब्जॉर्प्शन के हिसाब से काम करता था, वो उसके प्रिंसिपल थे। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का भी ऐसा कोई प्रिंसिपल होगा? तो वो प्रिंसिपल क्या है, इन प्रिंसिपल दिस मेथड इन्वॉल्व द मैग्नेटाइजिंग एरिया टू बी एग्जामाइंड, जिसका भी मैग्नेटाइजिंग कर मैग्नेट एमपीटी करना है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, उसको मैग्नेटाइजिंग एरिया में डालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालना पड़ेगा, जो भी जिसका भी एग्जामिनेशन करना है टेस्ट पीस का, उसको क्या लिखा है, इन दिस मेथड इन्वॉल्व मैग्नेटाइजिंग द एरिया टू बी एग्जामाइंड, जिसका एरिया का आपको एग्जामिनेशन करना है, जिसका टेस्टिंग करना है, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डालना पड़ेगा। उसके बाद एंड अप्लाइंग द फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल द एग्जामिनेशन मीडियम, मतलब अप्लाइंग फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल। तो हमने ये पाउडर देखा ना, मैं कल दिखाया था ना, आज भी यहाँ पे है, कहाँ गया, इसके अंदर वो पाउडर है, पता है ना, रेड कलर का पाउडर है, वो जो रेड कलर का पाउडर है उसको पानी में चेक डालना है, पानी का कुछ परसेंटेज लेना है, वो सेटलिंग टेस्ट जब आएगा तो वह समझाएगा, लेकिन अभी इसमें नहीं पढ़ते हैं, इसके अंदर डालना है। वो जो पार्टिकल है वो कैसा पार्टिकल होगा, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल होगा। कैसा पार्टिकल होगा, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल होगा। और वो पार्टिकल को पानी के अंदर डाल के फिर उसका मिक्सचर बनाना है प्रॉपर तरीके से। वो मिक्सचर जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके ऊपर उसको स्प्रे करना है, बराबर है ना। आगे in this principle examine and apply the ferromagnetic particle in the examination medium to the surface, surface के ऊपर डालना है। पार्टिकल पैटर्न फॉर्म पार्टिकल पैटर्न, अभी पार्टिकल का पैटर्न बनेगा, जहां पे फ्लक्स लीकेज होगा वहां पे अगर क्रैक है तो क्रैक जैसा फॉर्म बनाएगा, अगर लेको फ्यूजन है तो जैसा है वैसा बनाएगा, अगर कोई पेनेट्रेशन का प्रॉब्लम है तो वहां पे ऐसा बनाएगा, अगर उसका कोई ये लैप्स है तो उसके हिसाब से बनाएगा, लेमिनेशन है तो उसके हिसाब से वहां चिपकेगा, मतलब वो जैसा डिफेक्ट है वैसा पैटर्न बनाएगा, आपको आंखों से फिर दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा, टू द सर्फ द पार्टिकल पैटर्न form on the surface where the magnetizing field is forced out of the part and over discontinuity and cause the leakage of the field that attract the particle, जहां पे लीकेज होगा वहां पे ही पार्टिकल अट्रैक्ट होगा। समझ में आया? प्रिंसिपल क्या है इसका, मैग्नेटिक फील्ड जो भी अप्लाई करेंगे उसके अंदर हमको पानी के अंदर वो आयरन पाउडर डालना है। आयरन पाउडर कौन सा मटेरियल का होता है, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो, उसको पानी के अंदर सेटलिंग टेस्ट के हिसाब से वो चेक करना है कितना मिक्सचर लेना है, वो आगे के चैप्टर में आएगा, इसी चैप्टर में आएगा तो मैं समझाएगा। तो मिक्स करके मैग्नेटिक फील्ड जिसमें अप्लाई किया है उसके ऊपर स्प्रे करना है, स्प्रे करेंगे, जहां पे भी डिफेक्ट होगा वहां पे वो जो है पैटर्न बना लेगा, वहां पे वो चिपक जाएगा, समझा? ऐसा प्रिंसिपल है इसका। द पार्टिकल पेनेट्रेट्स द particle pattern are usually characterized of the type of discontinuity that can be detect। जैसा भी पार्टिकल कैसा पैटर्न बनाएगा, वो जो पार्टिकल डाला वो कैसा पैटर्न बनाएगा, जैसा डिफेक्ट है, जैसा है
वैसा वो बना लेगा, मतलब फिर विजुअली आपको देख लेना है, राइट। Whichever the technique is used to produce the magnetic flux in the part, the maximum sensitivity will be the linear discontinuity oriented perpendicular to the line of flux। मतलब देखो ये भी यहाँ पे बहुत डेंजर तरीके से लिख दिया है उसने जल्दी जल्दी में। क्या लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी पैरेलल डायरेक्शन है, वहां पे कोई डिस्कंटिन्यूटी होगा तो नहीं पकड़ा जाएगा। तो कहां पकड़ा जाएगा, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, वहां पे ही वो डिस्कंटिन्यूटी पकड़ा जाएगा, राइट। ये फंडा भी यहां पे क्लियर हो गया, कोड ने क्लियर लिखा। विच एवर द टेक्निक, कोई भी टेक्निक यूज करो आप, या तो प्रोड मेथड यूज करो, योक मेथड यूज करो, लॉन्जिट्यूडनल यूज करो, सर्कुलर यूज करो, मल्टी डायरेक्शन यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो आप, लेकिन टेक्निक यूज, कोई भी टेक्निक यूज करो, प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द पार्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस होगा कोई भी मेथड यूज करेंगे तो, एंड मैक्सिमम सेंसिटिविटी विल बी टू लीनियर डिस्कंटिन्यूटी ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। जो भी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फ्लक्स होगा उसी में वो पकड़ा जाएगा। समझो यहां पे कोई ऐसा डिफेक्ट है, ठीक है, और ये डिफेक्ट ऐसा है, तो ये एन ध्रुव है या एस ध्रुव है, जो भी समझो आप, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि यहां से निकल रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे होगा, क्योंकि इसमें तो पास नहीं होगा ना, वो ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसा शायद होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे शायद ऐसा हिलेगा, यहाँ पे ऐसा होगा शायद, राइट, ऐसा होगा, तो शायद यहाँ पे ऐसा होगा। तो ये जो डिस्कंटिन्यूटी है ना, ये डिस्कंटिन्यूटी, एक मिनट दूसरे कलर से मैं आपको ड्रॉ करता हूं, ये डिस्कंटिन्यूटी नहीं पकड़ा जाएगा, ये डिस्कंटिन्यूटी हो पकड़ा जाएगा। यहाँ पे आयरन पाउडर है, वो चिपक जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे आयरन पाउडर चिपक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मतलब ये जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में है, ये ऐसा ही राउंड में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझने का ऐसा क्यों किया आपने, यहाँ से अंदर घुस रहा है, यहाँ से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। जो भी आप समझो ये क्लोज सर्किट में होता है। फ्लक्स लीकेज कहाँ हुआ, ये एरिया में हुआ, ये जो एरिया है वहां पे फ्लक्स लीकेज हुआ और वहां पे आयन पार्टिकल चिपक गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है, नया कोई नहीं है। टेक्निक इज यूज्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द पार्ट, द मैक्सिमम सेंसिटिविटी विल बी द लीनियर डिस्कंटिन्यूटी ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। Okay, optimum effectiveness of detecting all type of discontinuity, each area is examined at least twice। तो आपको जनरली 2 बार ए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना, 2 बार मतलब एक बार हम करते हैं योक ऐसे लगाते हैं, फिर भी हम लोग ऐसे ऐसे थोड़ा उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, पता है ना आपको, वो क्यों करते हैं। अगर कोई ऐसा पैरेलल हुआ तो थोड़ा डायरेक्शन हम लोग चेंज करेंगे तो शायद आपको दिख जाए, शायद वो परपेंडिकुलर का एरिया में आ जाए, तब आपको दिख जाएगा। तो यही है, नया कोई रॉकेट नहीं है इसमें, ठीक है। इसके लिए लेकिन कोड क्या बोलता है, मिनिमम कितनी बार करना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट 2 बार आपको करना है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, ये लॉन्ग सिम है, खट से हो गया इतना एरिया, हो गया इतना एरिया, ऐसे आगे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा किया मेरे सामने देखो भाई, यहाँ पे समझो आपने ऐसा किया, ये एरिया, इतना एरिया का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हुआ, फिर आपको थोड़ा ऐसा करना है, फिर ऐसे 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 थोड़ा डायरेक्शन चेंज करते करते करना है, मतलब एंगल चेंज करते करते, योक का या प्रोड का, या तो लॉन्जिट्यूडनल में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप समझे ना, योग आप यूज कर रहे हैं, उसका थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज करता रहना है। तो मिनिमम आपको कितनी बार करना चाहिए, एक ही एरिया का 2 बार मैग्नेटिक पार्टिकल, एक कोड ऐसा बोलता है, ठीक है। Which line of flux during the examination being approximately perpendicular to the line of flux of the other। तो उसी की वजह से आपको करना है। रिटर्न प्रोसीड्यूर रिक्वायरमेंट, अभी रिटर्न प्रोसीड्यूर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन शेल बी परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न प्रोसीड्यूर। आपको आपकी कंपनी के अंदर रिटर्न प्रोसीड्यूर होगा, उसके हिसाब से मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट परफॉर्म करना है। तो रिटर्न प्रोसीड्यूर है वो आप ये कोड से भी बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक कोड को फॉलो करके इसको ही रिटर्न प्रैक्टिस समझो और आगे बढ़ सकते, लेकिन वो भी लिखा होना चाहिए आपके क्वालिटी मैन्युअल में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा ही खाली लिख दिया है एज पर कोड, ऐसा नहीं, आपको आपकी कंपनी का रिटर्न प्रोसीड्यूर बनाना ही है।
कंपलसरी। हाँ, अब बैठा बैठा कोड लिख लीजिए, आपने खरीदा है अगर, तो उसके ऊपर रिटर्न प्रैक्टिस नंबर दे दीजिए तो एक बन सकता है शायद, लेकिन आपको डेमोस्ट्रेट तो करना ही पड़ेगा, आपको रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन शेल बी वर्ड आया, देखो जहां पे भी शेल वर्ड आता है, जहां पे शेल बी वर्ड आता है, जहां पे मस्ट वर्ड आता है, वो चीज आपको कंपलसरी हो गया, कंपलसरी करना ही है, उसको आप डेविएट नहीं कर सकते हैं। जहां पे मे बी वर्ड आता है, जहां पे मे वर्ड आता है, जहां पे शुड वर्ड आता है, जहां पे शुड बी वर्ड आता है, वहां पे आपको सजेशन करता है, आपको ऐसा करना है तो करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये समझना है। तो यहां पे क्या वर्ड आया, शेल बी, मतलब कंपलसरी परफॉर्म द इन अकॉर्डेंस विद द रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रोसीजर। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एग्जामिनेशन शेल बी परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद रिटन प्रोसीजर। आपका कंपनी का रिटन प्रोसीजर है, उसी के हिसाब से मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट परफॉर्म करना है। which shall as a minimum and contain the requirement of table number 721 के अंदर जो लिखा है वो मिनिमम आपकी रिटर्न प्रोसीजर में, ये टेबल के अंदर जो दिया गया है वो मिनिमम आपको परफॉर्म करना है, मतलब लिखना है। समझो आपकी रिटर्न प्रैक्टिस है, उसमें मैग्नेटिक टेक्निक्स, कौन से टेक्निक से आप करेंगे, यॉक टेक्निक से करेंगे या प्रो टेक्निक से करेंगे, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, मल्टी डायरेक्शनल, कौन सा टेक्निक से आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे, वो चीज आपको आपकी कंपनी के प्रोसीजर के अंदर लिखना है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि साहब हमारे पास तो रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं है, हम फिर भी एमटी करते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपकी कंपनी के पास रिटर्न प्रोसीजर होना ही चाहिए, क्योंकि शेल बी वर्ड वहां पे लिखा था ना। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक करंट टाइप, एसी में आप कर रहे हैं या डीसी में कर रहे हैं, वो भी आपको लिखना है आपकी प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। एंड एम्पियर आउटसाइड रेंज स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल और प्रीवियसली क्वालिफाइड, आपको करंट का जो कितना रखना है, करंट कितना रखना है कि 250 280 कितना स्पेसिंग रहेगा, तो कितना रखना है। अगर आप यॉक मेथड यूज कर रहे हैं तो इतना स्पेसिंग में इतना हम करेंगे, और इतना मैक्सिमम यॉक का स्पेसिंग रखेंगे, इतना मिनिमम स्पेसिंग रखेंगे, वो सब चीज उसके हिसाब से करंट कितना आप यूज कर रहे हो वो भी आपकी प्रोसीजर के अंदर लिखना पड़ेगा। सरफेस प्रिपरेशन, सरफेस ग्राइंडिंग से कर रहे हैं या वेल्डिंग के बाद या रोलिंग के बाद, कुछ लोग खाली लिख देते हैं, उसको तो पता है कि हमारे पास तो वेल्डिंग का ही पार्ट आने वाला है, तो फिर लिख देने का है आफ्टर वेल्डिंग यू शुड बी डू द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, मतलब कौन सा सरफेस प्रिपरेशन, क्लीनिंग कैसे कर रहे हैं आप, डाई क्लीनर से कर रहे हैं या डिग्रीजिंग से कर रहे हैं या वेपर डिग्रीजिंग से कर रहे हैं, या तो फिर आप कपड़े से खाली पोंछ के कर रहे हैं या ग्राइंडिंग से कर रहे हैं या मशीनिंग से क्लीनिंग कर रहे हैं, वो डिपेंड ऑन यू, लेकिन वो सब चीज एसेंशियल वेरिएबल है। ओके, एसेंशियल वेरिएबल, नॉन एसेंशियल वेरिएबल क्या है। एसेंशियल वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल कि समझो इसमें क्रॉस किया, यहां पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक टेक्निक्स, आपकी कंपनी के प्रोसीजर में लिखा है कि ओनली आपको क्या करना है, यॉक मेथड ही यूज करना है, तो प्रोड मेथड आप यूज नहीं कर सकते। आपकी कंपनी की रिटर्न प्रोसीजर में लिखा है कि वी विल यूज ओनली यॉक मेथड या वी मस्ट यूज यॉक मेथड, तो यॉक मेथड से ही पर करना है। फिर आप वो प्रोड मेथड का मशीन आपके हाथ में आ गया, अरे कौन पता है, किसको पता है, हमारे रिटर्न में भले ही ना लिखा हो हम लोग कर लेंगे, तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो एसेंशियल वेरिएबल है। एसेंशियल वेरिएबल मतलब ऐसा मस्ट आपको उसी के हिसाब से करना है। समझो आपको प्रोड मेथड से करना है अगर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस को वापस बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा नया बनाना पड़ेगा। आप समझे बात, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुराना रिटर्न प्रैक्टिस है ना उसमें मैं खाली ऐड कर देता हूं और रिवीजन 0 था उसका रिवीजन 1 कर देता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। एसेंशियल वेरिएबल है इसके लिए। हाँ, नॉन एसेंशियल वेरिएबल में ऐसा कर सकते हैं कि भाई रिवीजन आप चेंज कर दो, यहाँ पे लिखा है ना पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो यह नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। पर्सनल क्वालिफिकेशन में एक रिटर्न प्रैक्टिस है, इसमें आपने ऐसा लिखा कि भाई चलो भाई मेरा डिप्लोमा है या तो डिग्री वाला, डिप्लोमा या तो डिग्री वाला वो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकता है, राइट, ऐसा लिखा। लेकिन कोई आईटीआई वाला आ गया तो वो भी टेक्नीशियन हो सकता है ना, एनडीटी लेवल 1 का। बीएससी वाला आ गया तो, बीबीए वाला, बीसीए वाला, बीए वाला आ गया तो वो भी कर सकता है। तो क्या वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं, अभी तो रिटर्न प्रैक्टिस में नहीं लिखा तो मैं नहीं कर सकता, यस वो तब अभी तो स्टॉप ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिटर्न प्रैक्टिस का रिवीजन 0 है तो आप उसका रिवीजन 1 डालो, और ये पर्सनल क्वालिफिकेशन में बी प्लस डिप्लोमा ऐसा कुछ था तो उसकी प्लस
अदरवाइज ऐसा लिखो कि आईटीआई वाला भी कर सकता है, या तो बीबीए वाला, बीसीए वाला भी कर सकता है, वहां पे वो लिखना पड़ेगा, और लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा वो रिटन प्रैक्टिस का। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है भाई? हैं? आ रहा है? तब ठीक है, वरना ऐसा बोलो भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता जाएगा, मुझे पता नहीं है, मेरा खाली ऑफलाइन वाले में ऊपर ही नजर है। ओके, तो जब नॉन एसेंशियल वेरिएबल है उसमें आपको रिटन प्रैक्टिस है आपका, वो खाली रिवीजन करके उसमें जो चीज चाहिए आपको ऐड कर देना है। लेकिन जो एसेंशियल वेरिएबल जो है वो चीज ऐसा है कि वो रिटन प्रैक्टिस चलेगा ही नहीं, फिर उसको स्क्रैप करके निकाल देना है, या तो फिर आपको उसको कोने पे चढ़ा देना है और नया रिटन प्रैक्टिस आपको बनाना पड़ेगा। तो पहला क्या है इसमें, मैग्नेटिक टेक्निक्स कौन सा यूज किया, करंट टाइप कौन सा यूज किया है, एम्पियर आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड में कितना रखा है वो सब चीज लिखना है। सरफेस प्रिपरेशन, आप क्लीनिंग कैसे करेंगे वो भी एसेंशियल वेरिएबल, वो भी लिखना है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, फ्लोरोसेंट एंड विजिबल, दो टाइप के आते हैं पता है ना, फ्लोरोसेंट और विजिबल। फ्लोरोसेंट मतलब ब्लैक लाइट में करना है, ब्लैक लाइट में आप करेंगे तो आपका कुछ ब्लैक लाइट का यूवीए मीटर आता है, यूवीए मीटर भी आता है या और यूवीए लाइट भी आता है, ठीक है। यूवीए मीटर से यूवीए लाइट का इंटेंसिटी चेक करना है, और यूवीए लाइट जो है वो रखना है आपको, वो लाइट में आपको फिल्टर चेक करते रहना है। वैसा भी मेथड होता है मैग्नेटिक पार्टिकल, तो वो यूज करेंगे या नहीं करेंगे, विजिबल मेथड यूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद पार्टिकल साइज जो है वो कौन सा आप रख रहे हैं वो भी देखना है, और ड्राई मेथड हो या वेट मेथड यूज कर रहे हैं वो भी लिखना है। मतलब सब चीज आपको लिखना पड़ेगा रिटन प्रैक्टिस के अंदर। उसके बाद क्योंकि वो एसेंशियल वेरिएबल है, ठीक है। मेथड, पार्टिकल एप्लीकेशन, कौन सा मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं वो मेथड, एक्सेस पार्टिकल रिमूवल, एक्सेस पार्टिकल रिमूवल कैसे करेंगे वो भी मेथड आपको लिखना है। मिनिमम लाइट इंटेंसिटी, अगर विजिबल लाइट है तो यहाँ पे कोड में लिखा 1076 लक्स लिखा है, तो इतना लक्स आपको मिनिमम होना चाहिए। आपको रिटन प्रैक्टिस के अंदर समझो आपने ऐसा लिखा है कि 1076 लक्स हम रखेंगे, फिर आप ऐसा करेंगे कि जहां पे लाइट इंटेंसिटी 1000 लक्स ही है तो वहां पे चलेगा कि नहीं चलेगा ये, या नहीं चलेगा? आपकी रिटन प्रैक्टिस में अगर ये लिखा है तो यही आपको फॉलो करना है, ये नहीं चलने वाला है, ठीक है, ये नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो लक्स में है, या तो 100 फुट कैंडल में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं जस्ट कन्वर्जेशन बोल रहा हूँ। एग्जिस्टिंग कोटिंग ग्रेटर देन थिकनेस डेमोस्ट्रेट। ओके, अभी बहुत सारे लोग पेंट के ऊपर भी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करते हैं, याद है आपको किसी को? बहुत सारे, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डेमोस्ट्रेट करके वो जो थिकनेस कितना आप कोटिंग का लगा रहे हैं, कितना माइक्रोन का कोटिंग है, वो डेमोस्ट्रेट करके फिर आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, एसेंशियल वेरिएबल है, एक बार लिखा मतलब खलास, फिर वही आपको फॉलो करना है। समझो आपका कोटिंग 100 माइक्रोन आया, ठीक है, 100 माइक्रोन से ज्यादा कोटिंग होगा तो चलेगा। आपने रिटन प्रैक्टिस में मैक्सिमम 100 माइक्रोन ऐसा लिख दिया, फिर 200 माइक्रोन आया तो चलेगा? नहीं चलेगा, यस नहीं चलेगा। क्यों? उससे नीचे आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा करना है तो वापस आपको प्रोसीजर को डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज आगे आएगा तो मैं समझाएगा आगे। इसमें हम क्या पेंटिंग किया उसके बाद का लिखा है, हाँ, तो और विदाउट पेंटिंग हम करते हैं तो उसका प्रोसेस अलग बनाना पड़ेगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है विदाउट प्रोसीजर का भी, विथ पेंटिंग का, ऐसा प्रोसीजर अलग अलग बनाने का जरूरत नहीं है, रिटन प्रैक्टिस में डाल दो। विथ पेंटिंग भी कर सकते हैं, विदाउट पेंटिंग, लेकिन विथ पेंटिंग जो कोट है, आप जो कोटिंग लगा रहे हैं वो कोटिंग का थिकनेस लिखना है आपको, वो थिकनेस मीटर से जो आता है ना, तो डीएफटी चेक करते हैं ना, उससे चेक करके आपको लिखना है कि इतने थिकनेस में मैक्सिमम ऐसा करके, ठीक है, विथ एंड विदाउट ऐसा लिख सकते हैं। एक ही रिटन प्रोसीजर से आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे शेप एंड साइज ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट, वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल, तो आपको ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है शेप एंड साइज। लो आप ऐसा लिख दीजिए, ऑल शेप एंड साइज एक्सेप्ट वी कैन डू मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, ऐसा लिख देंगे तो हो जाएगा ना। बहुत स्मार्ट लोग क्या लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि शेप एंड साइज क्लियर लिखते हैं, लॉन्ग सिम का रहेगा उसी का हम लोग करेंगे, फिर फंसते हैं, शॉर्ट सिम का आएगा तो क्या होगा, फिर वो रिवीजन करने बैठेगा। तो याद रखो आपको ऐसा करना है कि आपका प्रोसीजर किधर भी फंसे ना, ऐसा प्रोसीजर आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट सेम टाइप जो है वो, उसके बाद टेम्परेचर कितना आप रख रहे हैं वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुछ लोग हॉट एम्प्टी भी करते हैं पता है ना, तो उसका भी आपको, वो भी नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बाकी पेनेट्रेंट टेस्ट में हमने क्या देखा था, 5 डिग्री टू
52 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लोग करते थे, पता है ना आपको, है? हाँ, इसका डेमोस्ट्रेट करना है और करेंगे तो फिर आप उससे प्लस और माइनस डिग्री में भी जा सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में ऐसा टेम्परेचर का भी कुछ है लिमिट, और डेमोस्ट्रेट करके आपको करना पड़ेगा। उसमें तो 600 डिग्री, मैंने तो 605 तक भी किया है, ठीक है, 605 डिग्री तक का भी मैंने मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किया है, और कर सकते हैं, हॉट एम्प्टी बोलते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग टेक्निक। डीमैग्नेटाइजिंग टेक्निक कौन सा यूज कर रहे हैं वो, बहुत सारे डीमैग्नेटाइजिंग टेक्निक्स होता है, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा सेटअप रहता है, और पहले यहाँ पे मटेरियल को, ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एक जगह पे, ये ऑटोमोबाइल के पार्ट में ऐसा होता है, एक जगह पे एक बंदा बैठ जाएगा, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट बेल्ट से वो मटेरियल आता जाएगा, दूसरे बेल्ट में डालता जाएगा, दूसरे बेल्ट में डीमैग्नेटाइजिंग का सेटअप होगा, तो वो बेल्ट आगे पीछे जाता रहेगा, मतलब एक ही साइड में जाता रहेगा, और दूर भी होगा, और एसी उसमें घुमाया जाएगा। तो एसी आता है तो एसी में प्लस माइनस होता है, तो वो रिवर्सिंग सिस्टम हो गया, और रिड्यूसिंग सिस्टम में वो बेल्ट घूमता रहता है, बेल्ट दूर दूर भागता रहता है, तो वो भी सिस्टम हो गया। रिड्यूसिंग एंड रिवर्स दोनों टेक्निक से हम लोगों को डीमैग्नेटाइज करना है, तो वो भी टेक्निक नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा। पोस्ट एग्जामिनेशन क्लीनिंग टेक्निक, आप क्लीनिंग कैसे करेंगे वो भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये हमारा पॉइंट था ये रिक्वायरमेंट का, तो रिक्वायरमेंट हमने समझ लिया, और प्रोसीजर क्वालिफिकेशन वो भी हमने समझ लिया कि प्रोसीजर नॉन एसेंशियल वेरिएबल एसेंशियल वेरिएबल में क्या क्या इफेक्ट होगा वो भी हमने समझ लिया। नॉन एसेंशियल वेरिएबल होगा तो उसमें खाली आपको रिवीजन करना है रिटर्न प्रैक्टिस का आपका, या प्रोसीजर को आपको खाली रिवाइज करना है और आगे, लेकिन एसेंशियल वेरिएबल में आपको रीडेमोस्ट्रेट ही करना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा, पुराना प्रोसीजर जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्विपमेंट सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट मीन प्रोवाइड द नेसेसरी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पार्ट शेल बी एम्प्लॉयड यूजिंग द वन और अदर टेक्निक्स आर डिस्क्राइब इन 750। तो 750 में T750 में दिया गया है कितने टाइप के टेक्निक्स है, उसमें जो भी, अच्छा ये आ गया ना 750, तो कितने टेक्निक्स है, प्रोड टेक्निक्स पहला, दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजिंग टेक्निक्स, तीसरा है सर्कुलर मैग्नेटाइजिंग, चौथा है योक टेक्निक्स, और पांचवा है हमारा मल्टी डायरेक्शनल मैग्नेटाइजिंग टेक्निक्स। तो ये पांचों टेक्निक में जो जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सभी चीज यहाँ पे डालना पड़ेगा, ऐसा लिखा गया है, नया कोई रॉकेट नहीं है ये इक्विपमेंट में, ठीक है। वो सब इक्विपमेंट के बारे में, नेसेसरी मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, वो आयन पार्टिकल कैसा होगा, क्या रखना है, वो सब चीज आपको वहां पे आपकी प्रोसीजर के अंदर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन मीडियम, ठीक है। एग्जामिनेशन मीडियम में the finally divided the ferromagnetic particle used in examination in shall meet the following requirement। जब आप फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल जो यूज करते हैं उसका एग्जामिनेशन मीडियम, पार्टिकल टाइप कौन सा है वो, और पार्टिकल्स कौन सा ड्राई और वेट है वो, और उसका टेम्परेचर लिमिट क्या है वो, ये सब चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके रिटर्न प्रोसीजर के अंदर। पार्टिकल टाइप, द पार्टिकल शेल बी ट्रीटेड टू अलाउड कलर फ्लोरोसेंट पिगमेंट और नॉन फ्लोरोसेंट पिगमेंट। अभी फ्लोरोसेंट पिगमेंट नॉन फ्लोरोसेंट पिगमेंट है क्या, फ्लोरोसेंट पिगमेंट मतलब ऐसा कि जिसमें हम लोगों को ब्लैक लाइट में एकदम चमके, एकदम अच्छे से दिखे, तो उसको कलर डाई किया रहेगा, ऐसा भी पार्टिकल होते हैं, और उसको आपको यूज करना है कलर डाई वाला, ठीक है। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं विजिबल में, हम लोग ये कहाँ पे ये यूज कर रहे हैं ना रेड कलर का, इसमें भी रेड कलर का है, देखो पीछे रेड कलर दिख भी रहा है, नीचे नीचे देखो एकदम नीचे, रुको मैं देता हूं, देखो इसके नीचे पड़ा होगा, देखा रेड कलर का, तो ये सब चीज, तो ऐसा कलर भी होता, फ्लोरोसेंट पिगमेंट और नॉन फ्लोरोसेंट पिगमेंट, और बोथ या तो दोनों साथ में, ऐसा भी हो सकता है। एंड ऑर्डर टू मेक देम हाईली विजिबल कॉन्ट्राक्टिंग अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सरफेस बीइंग एग्जामिन्ड। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको अच्छे से कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंट दिखना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसके लिए क्या लिखा है, हाईली विजिबल होना चाहिए, वैसा होना चाहिए आपको, फिर लोचा लापसी वाला ऐसा ना हो कि हमारा रेड कलर का रस्टिंग लग गया है 516 ग्रेड 70 के प्लेट में, और उसी के ऊपर उसी सेम कलर का ही पार्टिकल डाल रहे, तो कहाँ चिपका कहाँ नहीं चिपका आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कलर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो ऐसे ही हम व्हाइट कॉन्ट्रास्ट क्यों लगाते हैं, और कलर विजिबिलिटी बढ़े, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करते हैं, तो मैंने कल किया था उसमें दिखाया था नहीं, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट हम लगाते हैं, पाई इंडिकेटर लगा के पहले कैलिब्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद इसमें व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगा के भी इसमें भी चेक करते हैं मटेरियल में, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट क्यों लगाते हैं,
क्योंकि एक कलर हाईली विजिबल हो, हम लोगों को कलर डिफरेंशिएट हो, इसी की वजह से व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगाया जाता है। पार्टिकल ड्राई एंड वेट पार्टिकल एज सस्पेंशन व्हीकल शेल बी अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन। आपका स्पेसिफिकेशन जो है उसमें ड्राई मतलब ये कौन सा है, वेट पार्टिकल है, पानी प्लस वाटर, और ड्राई मतलब सूखा पाउडर, सूखा पाउडर वो क्या है, ऑटोमोबाइल सॉरी ऑटो रहता है ना, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में वो आता है ना बापू पहले के जमाने में बजाने का, उसी के अंदर हम लोग क्या करते थे, अभी तो पता नहीं, अभी तो नया सिस्टम बहुत सारे आ गया है, तो अभी तो वो जो खाना खाने जानते जाते हैं ना, तो वो नमक डालने के लिए कैसा डब्बी यूज होता है वैसा भी डब्बी यूज करते हैं ड्राई पाउडर के लिए, ठीक है। वरना पुराने जमाने में तो हमने तो वही किया है, 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें यही पाउडर रहेगा, यस, यही पाउडर पानी के साथ मिक्सअप नहीं रहेगा, बस नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर लिमिट, पार्टिकल शेल बी यूज्ड विद इन द टेम्परेचर रेंज लिमिटेशन एंड सेट बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पार्टिकल। तो आपको मैन्युफैक्चरर जो है जब आप खरीदेंगे तब वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई कितना टेम्परेचर से तक आपको ये पार्टिकल को यूज करना, वरना ऐसा ही ना हो कि आप लोग को पार्टिकल कुछ 600-700 डिग्री वाला पिघलने वाला दिया है, कुछ लिमिट होता है ना, प्लास्टिक है वो जल्दी जल जाता है, ठीक है। कुछ लिमिट ऐसा होता है, पानी 100 डिग्री में वो निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है, वराल बन जाता है, लिक्विड फॉर्म बन जाता है, लिक्विड से वो वेपर बन जाता है। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा भी पार्टिकल में भी होता है ना, पर टेम्परेचर बढ़ेगा, हम तो हॉट हॉट एम्प्टी करने जा रहे हैं 600 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन वो पार्टिकल है 500 में ही वो पिघल के निकल जा रहा है, तो काम का क्या है, हमको कुछ घंटा दिखेगा नहीं। तो आपको जो मैन्युफैक्चरर आपको पार्टिकल देता है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिसेलेनियस सरफेस कंडीशन, सरफेस कंडीशन कैसा होना चाहिए वो, तो सरफेस कंडीशन में ए बी सी एंड डी 4 टाइप है कैसा सरफेस कंडीशन होना चाहिए वो। प्रिपरेशन में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आर यूजली ऑब्टेन व्हेन द सरफेस आर एज वेल्ड, या तो सरफेस आप वेल्डिंग कंडीशन में है, या तो रोल्ड कंडीशन में है, या तो कास्टिंग कंडीशन है, या तो फोर्ड कंडीशन में है। हाउएवर द सरफेस प्रिपरेशन बाय ग्राइंडिंग और मशीनिंग, या तो आप ग्राइंडिंग करके कर सकते हैं या तो फिर मशीनिंग करके क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग तो ग्राइंडिंग करके ही करते हैं, राइट, ये हमको आइडिया है, राइट, समझे कि नहीं समझे भाई। ओके, ग्राइंडिंग करके ही हम लोग जनरली सरफेस क्लीनिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको ग्राइंडिंग करना ही नहीं है, ऐसे ही साहब आप कर लो एम्प्टी, अरे क्या घंटा कर लो, उसमें बहुत सारे स्पैटर पड़े हैं वेल्डिंग के। अभी मैं आपको ये बोलूं जबरदस्ती चलो मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर लो और बहुत सारे स्पैटर है वहां पे, तो पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है, हम बाहर से जो पानी प्लस वो जो आयरन पाउडर डाल रहे वो मूव ही नहीं हो पाएगा। तो कैसे वहां पे जिसको उसको तो चिपकना है, लेकिन बीच में एक बड़ा सा वो आ जा रहा है, एक स्पैटर आ रहा है, तो वो कैसे, वो जम करके थोड़ी जाएगा, पार्टिकल जम करके तो नहीं जाएगा ना। तो उसी की वजह से हम लोगों को बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। एक तो कलर विजन भी, कलर कलर जो है वो भी प्रॉपरली हमको डिफरेंशिएट करना है, तो वो भी एक फायदा है हमको क्लीनिंग करने का। दूसरा फायदा ये है, अगर स्मूथ रहेगा तो पार्टिकल जो है मूवमेंट प्रॉपरली अच्छे से होगा, मोबिलाइजेशन होगा प्रॉपरली। मोबिलाइजेशन मतलब चिपकना, वो जो हम कैरम खेलते हैं पता है ना, वो कैरम क्या बोलते हैं आप उसको इंग्लिश में, कैरम ही बोलते हैं। कैरम खेलते हैं तो उसमें हम पाउडर डालते हैं, पता है ना, वो पाउडर क्यों डालते हैं, वो प्रॉपर से चिपके, प्रॉपर से मोबिलाइज हो, हमारा जो कुकरी होता है ना, टाइगर जो भी है, जो भी समझो आप, वो प्रॉपरली मोबिलाइज हो, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो ऐसा है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में, ऐसा स्मूथ होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो पाउडर है वो मोबिलाइज होगा, पाउडर है हमारा प्रॉपरली घूमेगा, ठीक है। ओके, कहाँ पहुंचे थे भाई, द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आर यूजली ऑब्टेन व्हेन द सरफेस आर टू बी एज वेल राउंड एंड एज वेल रोल्ड कास्टिंग एंड फोर्ड कंडीशन में, और द सरफेस प्रिपरेशन ग्राइंडिंग कर से कर रहा है या मशीनिंग से, मे बी नेसेसरी व्हेन द सरफेस इरेगुलरिटी would be mask indication due to the discontinuity। एक जगह से चिपक ना जाए, फिर हम लोगों को फॉल्स इंडिकेशन महसूस ना हो, उसी की वजह से हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपरली ग्राइंडिंग या तो मशीन, जो भी आपके सुटेबल मेथड है क्लीनिंग का, उसके हिसाब से आपको क्लीनिंग करना है। दूसरा है, प्रायर टू द मैग्नेटाइजिंग एग्जामिनेशन द सरफेस टू बी एग्जामाइंड एंड ऑल एडजेसेंट एरिया विद इन एटलीस्ट 25 mm, दोनों साइड वेल्ड सेम, यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूं, ये प्लेट के इस साइड 25 mm, ये प्लेट के इस साइड 25 mm क्लीनिंग करना है। कहाँ लिखा है, हमने तो कभी देखा नहीं है, कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं चलेगा। कोड में क्लियर लिखा है भाई कि 25 mm लेफ्ट साइड
25 mm राइट साइड, मतलब वो जॉइंट का दोनों दोनों साइड में 25 क्लीन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है इंडस्ट्री में ऐसा करते हैं, चलेगा ना यार वेल्डिंग के ऊपर कुछ नहीं है जाने दो ना, जो ये जो चलेगा है ना उसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। चलेगा वर्ड है ना, वो आज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब आप तो शायद नहीं है राइट, आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। चलेगा क्या है, अरे यार कोड में तो 25 mm लिखा है और यहाँ पे तो मुझे वेल्ड सिम भी मुश्किल से क्लियर करके नहीं दे रहे, तो करेंगे तो करे क्या। तब आपको काम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, आपके मैनेजर से डिस्कस करना चाहिए, आपका क्वालिटी इंचार्ज से या कोऑर्डिनेटर से बात करना चाहिए, ये क्लीनिंग करके नहीं दे रहा है भाई, दोनों साइड कोड में क्लियर लिखा है कि 25 mm दोनों साइड से क्लीन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे अली बाबा हो जाता है। किसी के साथ ऑनलाइन वाले को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है किसी के साथ कि भाई ये 25 mm भी दूर करके नहीं देते हैं, एक तो वेल्ड सिम भी क्लियर करके नहीं देते, क्लीन करके नहीं देते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर हो या जो भी साइट इंचार्ज हो या जो भी हो, किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है भाई। ऑनलाइन वाले सोने का नहीं भाई, ऑफलाइन वाले तो नहीं सोएंगे, यहाँ पे चाय वगैरह है, लेकिन ऑनलाइन का पता नहीं, कोई आंसर भी नहीं दे रहा है। देखो किसी को एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि क्लीनिंग ही ना हो प्रॉपरली। चलो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ऐसा करना चाहिए आपको, ऑल एडजेसेंट एरिया है एटलीस्ट 25 mm तक क्लीनिंग होना चाहिए, और होना ही चाहिए, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेल बी ड्राई एंड फ्री ऑफ डर्ट। देखो 1 इंच एरिया का शेल बी वर्ड आया, शेल बी मतलब होना ही है, क्लीन होना ही है, या ड्राई होना चाहिए या फ्री ऑफ ऑल डर्ट होना चाहिए, ग्रीस भी नहीं होना चाहिए, लिंट फ्री और स्केल नहीं होना चाहिए, वेल्डिंग फ्लक्स उसमें नहीं चिपका होना चाहिए, स्पैटर नहीं होना चाहिए, ऑयल एंड अदर एक्सटर्नियस मैटर दैट कुड बी इंटरफेस विद द एग्जामिनेशन को परेशान करे वैसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। याद रखो वैसा कोई भी चीज में, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, ए एग्जाम्पल नहीं दिया होता ना तो लोग क्या उसका मिसअंडरस्टैंडिंग करते पता है। डर्ट है भाई, डस्ट तो कम से कम डर्ट तो निकाल दो, अभी जो मिट्टी है थोड़ा तो, कहाँ लिखा है कोड में, किधर भी नहीं लिखा है। मैं नहीं करेगा, ऐसा लोग बोल के कोड को है ना तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसके लिए कोड अभी बहुत स्मार्ट हो गया, पुराने जमाने में ये सब चीज बहुत सारा कम लिखा था, अभी तो लेटेस्ट कोड 2021 आ चुका है, उसमें तो सब चीज घुसा दिया, लो मरो, समझे आप। डर्ट भी घुसा दिया है यहाँ पे, डर्ट भी नहीं होना चाहिए, ग्रीस नहीं होना चाहिए, अगर ग्रीस ऑयल नहीं होना चाहिए ऐसा लिखा होता ना, कहाँ लिखा है कोड में, किधर नहीं लिखा है ऑयल वगैरह, ऑयल रहने दो, करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं, वो कोड का प्रॉब्लम वो तुम्हारा प्रॉब्लम, क्वालिटी इंश्योरेंस तुम्हारा काम है, मेरा तो काम प्रोडक्शन का, मैंने खलास, मैंने मेरा काम कर दिया। ऑयल कोड में लिखा है, नहीं लिखा है तो मैं नहीं करेगा, जाओ जिसको उखाड़ना, और आप उससे कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, मैनेजर को भी बोलेंगे, मैनेजर भी कोड खोलेगा, हाँ यार ऑयल तो नहीं लिखा है। पुराने जमाने में ऐसा बहुत मगजमारी होता था, तो आजकल ये कोड बहुत स्मार्ट हो गया है, बहुत सारा चीज लिख दिया गया है, जो भी चीज, और वो भी लिखा है, उसने क्या लिखा है, इतने चीज से रुका नहीं है, और उसने क्या लिखा है, और अदर एक्सटेनियस मैटर दैट कुड इंटरफेस विद द एग्जामिनेशन, उसको भी रिमूव करना है। तो आपको अगर इसमें से कुछ भी चीज है, स्पेटर इसमें लिखा है, यस लिखा है, ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा चीज हो जिससे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है वो प्रॉब्लम करे, आर्क्स टैग लिखा है इसमें, आर्क्स टैग लिखा है, नहीं लिखा है, बराबर है। तो आपको ये दिखाना है एक्सट्रीमली मैटर टू कुड बी द इंटरफेस और द एग्जामिनेशन, आर्क्स टैग तो उसमें भी प्रॉब्लम करेगा ना, आर्क्स टैग यहाँ पे था ना, ये है आर्क्स टैग है, ये मतलब इलेक्ट्रोड, ये भी आर्क्स टैग है, इलेक्ट्रोड जहां पे घुसना चाहिए था उसकी जगह दूसरी ही जगह थोड़ा मार देते हैं हम लोग, और जहां पे इलेक्ट्रोड को नहीं लगना चाहिए वहां पे वो इलेक्ट्रोड लगा देता है, उसका स्ट्राइक कर देता है, उसको बोलते हैं आर्क स्ट्राइक। आर्क स्ट्राइक है बहुत डेंजर चीज है, मटेरियल को हार्ड स्पॉट जनरेट करता है, और वहां से मटेरियल का सडन स्टार्ट होता है। हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसा चीज हो जाता है तो सडन सड़ना स्टार्ट होता है ना, वैसे आर्क स्ट्राइक मटेरियल के लिए है, वो आर्क स्ट्राइक नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा है, ठीक है। सरफेस प्रिपरेशन बाय ग्राइंडर नीड बिफोर एमपीआई स्टार्ट, बाबू सर बोल रहे हैं यस यस यू आर राइट सर, आपको ग्राइंडिंग करके अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और क्लीन कितना, ये सब चीज बी में जो दिया है ना उतना सारा क्लीन होना चाहिए। सी में क्या लिखा है, क्लीनिंग में बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग द डिग्रीजिंग,
क्लीनिंग जो है आप डिग्रीजिंग से भी क्लीन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से भी क्लीन कर सकते हैं, और डिस्केलिंग सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, या पेंट रिमूवर से भी क्लीन कर सकते हैं, या वेपर डिग्रीजिंग से भी कर सकते हैं, या सैंड या ग्रिड ब्लास्टिंग से भी कर सकते हैं, और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मेथड से भी कर सकते हैं। आपको याद है सैंड एंड ग्रिड ब्लास्टिंग इन डाइपेनेट्रेंट टेस्ट में नॉट एक्सेप्टेबल था, याद है आपको? याद है ना, प्रोहिबिटेड ऐसा था। लेकिन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में ऐसा नहीं है, ये जो जस्ट कंपैरिजन बोल रहा हूं आपको। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में सैंड और ग्रिड ब्लास्टिंग भी आप करके क्लीन कर सकते हैं मटेरियल को, ठीक है। और वहां पे क्या था, डाइपेनेट्रेंट टेस्ट में समझाया था, उसमें क्या समझा था, उसमें सैंड ब्लास्टिंग नहीं था, प्रोहिबिटेड। एक्स्ट्रा उसने नीचे एक लाइन डाला था स्पेशली कि ये तो चीज आपको करना ही नहीं है, राइट है ना। उससे जो सरफेस डिसकंटिन्यूटी है वो डिस्क्लोज हो जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें डिस्क्लोज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फ्लक्स तो वैसे भी उसमें से क्रॉस होगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नॉन फेरोमैग्नेटिक कोटिंग। देखो बहुत सारे मैं बोलता हूं कोटिंग जो है वो भी क्लीन करना है कि नहीं करना है। अगर आपकी मटेरियल के अंदर कुछ पेंट वाला मटेरियल है, एक लॉन्ग सिम है उसमें पेंट हो चुका है और रनिंग कंडीशन है, शटडाउन में हो गया है ऐसा, तो शटडाउन में तो वहां पे पेंट है, लॉन्ग सिम ऐसा ही है, वहां पे पेंट है, तो उसका आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। यस, आपकी अगर रिटर्न प्रोसीजर में है तो कर सकते हैं, अगर रिटर्न प्रोसीजर में नहीं है तो फिर आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, बाहर से उतना पेंट मारना पड़ेगा, उसमें डिफेक्ट आर्टिफिशियल जनरेट करना पड़ेगा, वो आर्टिफिशियल डिफेक्ट मिल जाएगा तो फिर आप वो आपका कोटिंग वाला मटेरियल है उसमें कर सकते हैं। ये सब चीज है ना वो नॉन मैंडेटरी अपेंडिक्स 1 में दिया गया है कैसे करने का है वो, ठीक है। वो मैं अभी ये नहीं समझा रहा हूं क्योंकि वो चैप्टर लंबा है, तो जल्दी फिनिश भी करना है, वैसे आज तो फिनिश नहीं होगा। नॉन मैग्नेटिक कोटिंग आर लिफ्ट लेफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एरिया बीइंग एग्जामाइंड, जहां पे पेंटिंग छूटा हुआ है, पेंटिंग वहां पे है वैसे मटेरियल में, इट शेल बी demonstrated that the indication can be detected through the existing material coating and थिकनेस अप्लाइड, जहां पे थिकनेस आपको अप्लाई करना है वो व्हेन द एसी योक टेक्निक आप यूज करेंगे तो आपको डेमोस्ट्रेट करना है, और वो जो डेमोस्ट्रेशन है उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैंडेटरी अपेंडिक्स 1 में है, तो आगे आएगा तो मैं करवाएगा, लेकिन वहां पे दिया गया है। नॉन मैग्नेटिक सरफेस कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। इसमें क्या, नॉन मैग्नेटिक सरफेस कॉन्ट्रास्ट में बी अप्लाइड बाय द एग्जामिनर टू अनकोटेड सरफेस ओनली द अमाउंट ऑफ सफिशिएंट एनहेंस पार्टिकल कॉन्ट्रास्ट। इसमें जनरली ऐसा आप समझो कॉपर का थोड़ा बहुत वो लेयर लगाया हुआ, पाई गेज इंडिकेटर में कॉपर का लेयर है, उसमें भी हम एम्प्टी करते हैं ना, वही एक वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसा है। इसमें भी आप लोग उस ऐसा भी कोई कोटिंग होगा तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। थिकनेस मेजरमेंट ऑफ द नॉन मैग्नेटिक सरफेस कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसमें जनरली आपको थिकनेस मेजरमेंट जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्निक्स, टेक्निक्स बहुत सारे टाइप से, प्रॉड टेक्निक्स है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजिंग टेक्निक्स है, सर्कुलर मैग्नेटाइजिंग टेक्निक्स है, यॉक टेक्निक्स है, और मल्टी डायरेक्शनल टेक्निक्स है। तो हम पहला टेक्निक्स यूज कर रहे हैं प्रॉड टेक्निक्स, ठीक है। प्रॉड टेक्निक्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक प्रोसीजर क्या है। For the prod techniques, magnetization is accomplished by the portable prod type electrode contrast pressed against the surface of the area to be examined। तो जनरली ऐसा होता है, प्रॉड आपको मैं दिखाया था ना पिछले चैप्टर में, दोनों हाथ से आपको पकड़ना है, आगे कॉपर का एक दो रोड रहते हैं, एक में से करंट जाएगा, एक में से करंट अंदर जाएगा, एक में से बाहर निकलेगा, मतलब डायरेक्ट मेथड है ये। कैसा मेथड है वो, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट करंट पास करना है। समझो मुझे इसका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है लेकिन प्रोड मेथड से, किससे, प्रोड मेथड से। तो यॉक में क्या था, यॉक में ऐसा था, लेकिन प्रोड में ऐसा नहीं है। प्रोड में ऐसा होता है, दोनों हाथ से आपको पकड़ना है, यहाँ पे ऐसे 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 लगाना है, और आपको एक में से करंट अंदर जाएगा, एक में से करंट बाहर आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, समझो डायरेक्ट में करंट यहाँ से पास करूं तो यहाँ पे आर्क टैग जैसा महसूस होगा ना, जहां पे टच होगा सिंगल पॉइंट है। समझो ऐसा मेरा एक सीम है, इसमें यहाँ पे ऐसा एक वेल्डिंग है, ठीक है। ये वेल्डिंग का मुझे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट प्रोड मेथड से करना है, तो यहाँ पे ऐसा एक रोड में यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पकड़ने का कुछ चीज रहेगा, और यहाँ पे दूसरा में रोड यहाँ पे यूज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा कोई पकड़ने का कुछ चीज होगा, तो ऐसे हम पकड़ेंगे तो ये कॉपर का रहेगा, किसका रहेगा, ये कॉपर का रहेगा। लेकिन ये जहां पे टच होगा, ये एरिया में
वहां पे बहुत सारा आर्क स्ट्राइक जनरेट करेगा। और वो एक तो हम डिफेक्ट चेक करने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, आर्क स्ट्राइक वहां पे जनरेट होगा। तो ये थोड़ा आजकल मार्केट में कम यूज होता है, इसके लिए मैं इसको जल्दी से खत्म करता हूँ, ठीक है। फॉर द प्रोड टेक्निक मैग्नेटिक अकम्प्लिश्ड बाय द पोर्टेबल प्रोड टाइप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट कॉपर का हुआ है ना, वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रेस्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द एरिया टू बी एग्जामिन्ड, उसको प्रेस करना है जहां पे आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है वहां पे, टू अवॉइड द आर्किंग, क्या लिखा है, अवॉइड आर्किंग, आर्क जो है वो नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। रिमोट कंट्रोल स्विच आपके पास वहां पे ही, वो जो प्रोड रहेगा ना वहां पे ही रिमोट कंट्रोल स्विच रहेगा। जैसे यॉक में ऊपर यू रहता है ना, हम थंब से आप दबाते हैं रहते हैं, या तो दूसरे थंब से या फिर दबाते रहते हैं, वैसा इसमें भी एक स्विच रहेगा, विच में बिल्ड इनटू द प्रोड हैंडल, उसके हैंडल के ऊपर ही रहेगा। एंड शेल बी प्रोवाइडेड परमिट द करंट टू बी अप्लाइड आफ्टर द प्रोड हैव बीन प्रॉपर्ली पोजिशन, जब प्रोड प्रॉपर्ली पोजीशन में आ जाता है आपको लगता है, तब हम वो स्विच दबा के करंट को स्टार्ट करते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद मैग्नेटाइजिंग करंट कितना रखना है, प्रोड टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो डायरेक्ट और रेक्टिफाई मैग्नेटाइजिंग करंट, डीसी यूज कर सकते हैं और एसी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। शेल बी यूज मतलब डायरेक्ट और रेक्टिफाइड मैग्नेटिक करंट, तो रेक्टिफाई मतलब, डायरेक्ट मतलब क्या, रेक्टिफाई मतलब क्या है, अरे यार एक चैप्टर हो चुका है इसका। डायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट मतलब एसी, जो एसी आता है वो, और रेक्टिफाई मतलब डीसी, या तो हाफ वेव डीसी हो या हाफ वेव एसी हो, ठीक है। डायरेक्ट करंट भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट भी यूज कर सकते हैं, मतलब रेक्टिफाई करके भी, रेक्टिफाई करेंगे, एसी रहता है पहले, उसको रेक्टिफाई करके हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ऐसा भी मतलब एसी डीसी दोनों यूज कर सकते हैं। करंट शुड बी 100 मिनिमम एम्पियर पर इंच, 100 मिनिमम पर एम्पियर इंच टू 125 एम्पियर पर इंच, प्रोड स्पेसिंग इज 3/4 मतलब 19 mm थिकनेस और ग्रेटर। अगर 19 mm थिकनेस और ग्रेटर है तो उसमें आपको करंट जो है वो 100 मिनिमम, मैक्सिमम 125। अगर 19 से ज्यादा थिकनेस का मटेरियल है, समझो मेरे पास एक 19 mm का प्लेट है, 18 mm का प्लेट है, तो मुझे करंट कितना रखना है, मिनिमम 100 रखना है, मैक्सिमम 125 रखना है, ठीक है। इतना समझो आप टेम्पररी। अगर मेरा 19 mm से कम थिकनेस है, 19 mm से ज्यादा थिकनेस है तो ये, लेकिन 19 mm से कम थिकनेस है तो मुझे करंट जो है वो फॉर सेक्शन लेस देन 19 mm, लेस देन होगा तो 90 मिनिमम, 90 मिनिमम और मैक्सिमम 110, 110। तो ये 19 बिलो थिकनेस हुआ, इतना रखना है। और 19 अबव थिकनेस आपका होगा तो 100 मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम, ये मैक्सिमम, और 125 मैक्सिमम। इतना करंट आपको रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना करंट कितना रखना है, तो करंट आपको थिकनेस के हिसाब से, अगर आपका थिक मटेरियल का थिकनेस 19 mm है तो आपको 19 mm से बिलो थिकनेस है तो आपको इसका यूज करना है, इतना करंट रखना है। एम्पियर में पीछे यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है, एम्पियर पर इंच ऐसा समझ लेने का आपको, ठीक है। अदरवाइज आपको 19 से ज्यादा थिकनेस है तो फिर 100 मिनिमम करंट रखना है, मैक्सिमम 125 करंट रखना है। ऐसे ही इलेक्ट्रोड में भी होता है ना, 3.15 का रूट मार रहे हैं आप 3.15 से, या तो और 2.5 से आप 2.4 से या रूट मार रहे हैं फिलर से, तो तो करंट का लिमिट ऑलरेडी सेक्शन 2C में दिया गया है लास्ट टेबल में। तो ऐसा आपको इसमें भी एक करंट का लिमिट है, कितना करंट पास करना है। ज्यादा करंट पास करोगे तो क्या होगा, मटेरियल ओवरहीट हो जाएगा। कम पास करोगे तो क्या होगा, मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड ही प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा और आपको डिसकंटिन्यूटी ही प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे ये लिमिट दे दिया गया है, नोटबुक करना है तो कर लो। आगे बढ़ते हैं। प्रोड स्पेसिंग मतलब ये दोनों का बीच में स्पेस कितना रखना है। जब आपका एक प्लेट है, यहाँ पे ऐसा एक लॉन्ग सिम है, तो यहाँ पे और ये दोनों प्रोड के बीच में पेसिंग कितना रखना है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे डिस्कशन ऐसा है, प्रोड स्पेसिंग शेल नॉट एक्सीड 200 mm मतलब 8 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में 200 mm से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसा यॉक को फैला भी सकते हैं ना, वो मूवेबल है, यॉक को फैलाएंगे और ज्यादा भी डिस्टेंस रख सकते हैं, कम भी डिस्टेंस रखते हैं, ऐसा ही प्रोड में भी है।
वो भी क्योंकि वो तो दोनों हाथ में है, वो तो दोनों मूवेबल है। आप तो चाहे तो 1 मीटर का भी डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन कोड इसके लिए लिमिट देता है भाई कि आपको 8 इंच मतलब 200 mm से कम ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। और एकदम नजदीक जो है वो 75 से कम रखना, 75 से और कम नहीं रखना है, मतलब 70 mm बीच का डिस्टेंस नहीं चलेगा और 205 डिस्टेंस भी नहीं चलेगा। मिनिमम आपको 75 और मैक्सिमम आपको 200 के बीच में ही आपको ये चीज रखना है। तो प्रोड स्पेसिंग इज नॉट एक्सीड 200 mm, शॉर्टर स्पेसिंग में बी यूज्ड अकम्पम the geometrical limitation of the area to be examined or increase the sensitivity, but prod spacing is less than 75 mm are usually practically due to the bending और particle around the prod। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, the prod tip shall be kept clean and dressed all time। आपको उसका टिप्स जो है ना, आगे वाला करंट पास करने वाला जो आगे का टिप्स है उसको क्लीन रखना है। अगर क्लीन नहीं रखोगे तो आर्क स्ट्राइक होने का चांसेस है, ठीक है। उसी की वजह से आपको इफ द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट सोर्स इज ग्रेटर देन 25 वोल्ट रखना है आपको। एंड या तो लीड रखो या फिर आपको नीचे उसमें चिपका दो, स्टील चिपका दो, या तो फिर नीचे एल्यूमिनियम चिपका दो। ये सब टिप्स के नीचे यहाँ पे चिपका देना है ताकि वहां पे अच्छे से सीधा करंट अंदर मटेरियल के अंदर घुस जाए, अदरवाइज आर्क स्ट्राइक हो जाएगा। तो आर्क स्ट्राइक हमको अवॉइड करना है इसी की वजह से, ठीक है। रेदर देन द कॉपर भी लगा सकते हैं टिप प्रोड आर रिकमेंडेशन अवॉइड द कॉपर डिपोजिशन ऑफ द। देखो कॉपर हम लोगों को नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि कॉपर का डिपोजिशन शायद हो जाएगा मटेरियल के अंदर, इसके लिए वो भी आपको अवॉइड करना है। टेप प्रोड आर रिकमेंडेशन अवॉइड द कॉपर डिपोजिशन पार्ट बीइंग एग्जामाइंड। तो कॉपर आपको नहीं लगाना है, बाकी ये लीड, स्टील और एल्यूमिनियम वगैरह सब लगा सकते हैं। जैसे करो ना। लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स में आपको समझाया था ना, एक पार्ट है इसके ऊपर ऐसा ऐसा कॉइल वाउंड किया है, तो इसमें अंदर ये लॉन्जिट्यूडनल टेक्निक्स के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो वही मेथड है कॉइल वाला। तो ये भी थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, बाकी अभी तो मैं भी थक गया हूं। Longitudinal magnetizing technique, the magnetizing procedure for this technique, magnetizing accomplished by the passing current through the multi-turn fixed coil। multi-turn fixed coil तो मैंने आपको दिखाया था ना पिछले टाइम, यहाँ पे ऐसा ऐसा एक कॉइल वाउंड किया रहता है, राइट। वो कॉइल रहता है, वो कॉइल से यहां से करंट घुसाना है, यहां से करंट बाहर आता है। तो ये हमारा बीच के अंदर, बीच में जो स्पेसिमेन रखा है उसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो टेक्निक से। लेकिन उसमें भी कितना करंट रखना है वो भी होना पता होना चाहिए ना। प्रोड में पता चल गया कि मिनिमम आपको 75 रखना है डिस्टेंस और मैक्सिमम आपको 200 से ज्यादा नहीं जाना है। अगर करंट रखना है तो 19 mm से कम थिकनेस वाला है तो आपको 90 करंट रखना है और मैक्सिमम आपको 100 एम्पियर पर इंच करंट रखना है। अगर 19 mm से ज्यादा थिकनेस का मटेरियल है हमारा तो फिर हम लोगों को 125 मैक्सिमम और मिनिमम 100 रखना है। वो करंट का लिमिट हो गया। लेकिन हम लोगों को लॉन्जिट्यूडनल टेक्निक्स यूज करेंगे तो उसमें भी क्या, उसमें भी कितना कॉइल, एक कॉइल के अंदर कितना करंट घुसाएंगे, कितना बाहर निकलेंगे, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो उसका अभी आगे डिस्कशन आएगा। तो मैं दिस रैप्ड अराउंड द पार्ट ऑफ द सेक्शन टू बी एग्जामाइंड, इसको रैप करना है, जिसका भी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है उसको। एंड दिस प्रोसीड्यूर लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल, आपको पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल के अंदर लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। If the fixed and pro-wound coil are used, the part shall be placed near the side of the during the inspection। अगर समझो ये एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, और कॉइल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो यस होगा, लेकिन उसमें ये फील्ड जो है वो प्रॉब्लम करेगा। जनरली ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ वाला नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो है कॉइल थोड़ा नजदीक रखना है। बोला था ना आपको, थोड़ा एक साइड से नजदीक रखना है, ऊपर से साइड से निकल जाएगा। शायद यहाँ पे फिगर होगा तो मैं दिखाता हूं। हाँ ये है ना, ऐसे नजदीक रखना है आपको। देखा, ये यहाँ पे सेंट्रल कंडक्टर है वो, तो मतलब इससे फ्लक्स यहाँ पे ऐसे ऐसे राउंड होगा। तो यहाँ पे भले ही लॉस जाएगा लेकिन यहाँ पे तो मेटल के अंदर जाएगा ना फ्लक्स, समझे आप। तो उसी की वजह से आपको इसको फिर यहाँ पे आप चिपका के बैठेंगे तो क्या होगा, समझो यही चीज यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है तो क्या होगा, इसके ऊपर करंट आप पास किया तो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से वो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होगा, राइट। लेकिन वो मटेरियल तो ये है हमारा, ये मटेरियल है पूरा,
अभी यही मटेरियल के अंदर ही फ्लक्स पास नहीं होगा तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही नहीं, समझे आप? तो इसी की वजह से इसको थोड़ा नजदीक रखना है, वही वहां पे लिखा गया है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The part shall be near to the side of the during inspection. This is special importance when the coil opening is more than 10 times of the cross section of the part. अभी मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड हमको जनरेट करना है। अगर मेरा यहाँ पे थिकनेस के हिसाब से एक एम्पियर मतलब आई समझो, टर्न मतलब एन समझो, तो कॉइल के अंदर कितना राउंड ऐसा हुआ है वो आपको पता चलेगा, वो तो आपको पता चलेगा ना। समझो ये मेरा ऐसा एक पार्ट है, इसमें 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, यहाँ से करंट में इन कर रहा हूँ, यहाँ से करंट आउट हो रहा है, तो ये 1 राउंड, ये 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, तो एन कितना हुआ? 4 हुआ, वो आपको पता ही है, ठीक है। ओके, 3500 आपका फिक्स है। लेंथ एंड डायमीटर, तो आपका ये जो स्पेसिमेन है उसका लेंथ कितना है, उसका डायमीटर कितना है, वो भी आपको पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा। तो आपको ये भी पता है, एल भी पता है, एन भी पता है, तो आपको कितना करंट रखना है वो पता चल जाएगा। क्योंकि देखो अभी इसमें भी रूल्स है, इसमें भी क्या रूल्स है, अगर आपका प्रोड का स्पेसिंग है L/D रेशियो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 4, अगर 4 से ज्यादा है तो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, एग्जांपल के 250 mm लेंथ का एक आपका ये स्पेसिमेन है, समझो ये लेंथ इसका 250 है, कितना है? 250 है। इसका ये जो डायमीटर है वो कितना है, यहाँ पे डायमीटर है वो 2 इंच का, मतलब 50 mm का डायमीटर है, राइट? 50 mm का, एक 250 है, एक 50 का डायमीटर, तो L/D रेशियो कितना हुआ? L/D इज इक्वल टू, L है हमारा 250, 250 हमारा L है, D है 50, तो कितना आया? 5 आया। तो ये रूल्स यूज करना है। अगर आपका L/D रेशियो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 4 है, मतलब ये तो 5 हो गया ना, तो अभी हमको यहाँ पे ये यूज करना है, राइट? अभी आप अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे 3500, देखो रूल्स क्या है, Ni इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाई L/D प्लस 2, ऐसा था ना? ये किसका? अबव L/D रेशियो इज इक्वल टू 4 था, राइट? 4, तभी ये रूल्स यूज करना है, ठीक है। इसमें L कितना है? L है 250, D है 50, पीछे पीछे mm में नहीं डालता हूं, ठीक है, सब में वो आप देख लो। तो अगर मेरे को Ni इज इक्वल टू 35,000, कोई कैलकुलेट मारो, 35,000 डिवाइड बाय ये 250 प्लस 2 कितना हुआ? 5,000 हो जाएगा, राइट? तो ये Ni 5,000 आया, राइट? तो अभी N आपको पता है, तो करंट कितना रखना है वो पता चल गया। सिंपल सी बात है, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा ये L/D रेशियो है, किसमें? लॉन्जिट्यूडनल की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कॉइल यूज किया है, सोलेनॉइड कॉइल यूज किया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। प्रोड का आपको पता था, सीधा डिसीजन दे दिया था, 19 से बिलो तो इतना करंट, 19 से अबव थिकनेस है तो इतना करंट रखना है, और दोनों का स्पेसिंग जो है बीच में 75 मिनिमम रखना है, मैक्सिमम 200 से ज्यादा नहीं जाना है, वो सब चीज वहां पे था क्लियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लॉन्जिट्यूडनल में कितना करंट रखना है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर पार्ट विद L/D रेशियो इज 4 बट नॉट लेस देन 2, मतलब 2 से कम है, तो ऐसा भी होता है ना, तो यहाँ पे +2 जो था ना वो निकल जाएगा, 3500 की जगह 4500 हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स फॉलो होगा। ये भी सिंपल सी बात है, एम्पियर मतलब आई, करंट टर्न मतलब एन, तो ये भी आपको पता हो जाएगा। एल आपको पता है, क्योंकि जिस मटेरियल का आपको डीपीटी करना, एमपीटी करना है, उसका लेंथ कितना है वो तो आपको पता ही होगा, डायमीटर कितना है वो भी पता होगा। तो इसके बाद आपको रेशियो कौन सा आएगा वो पता कर लेना है, कौन सा रूल्स यूज करना है वो पता कर लेना है, ठीक है। बात हो गया। आगे बढ़ते हैं। पार्ट विथ L/D रेशियो लेस देन 2, अगर 2 से कम होगा तो, चलो यहाँ पे कितना आया, एक तो 2 से 4, राइट? 2 to 4 आया, तो कौन सा रूल्स यूज करना है? ये रूल्स यूज करना है। अगर 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 यहाँ पे 4 to अबव
अबव आया तो कौन सा रूल्स यूज करना है, ये रूल्स यूज करना है, राइट। लेकिन 2 से नीचे होगा, 4 से अबव हमको पता चल गया, लेकिन 2 से नीचे होगा तो भाई यूज ही नहीं करना है, ये मेथड ही यूज नहीं करना है, ठीक है। ये मेथड 2 से नीचे आता है तो ऐसा हमको कॉइल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज, तो उसमें आपको वो मेथड यूज करना ही नहीं है। सिंपल बात है, नहीं यहाँ कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी क्या बोलता है। देखो ये समझ में आ गया आपको कितना प्रोड का करंट रखना है, वो करंट बी समझ में आ गया। अगर उसका लेस देन 2 या 2 to 4 के बीच में है तो क्या करना है, अगर 2 से बीच कम है तो भी आपको पता चला तो यूज ही नहीं करना है मेथड, ठीक है। आगे इफ द एरिया ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्सटेंड बियॉन्ड 9 इंच, तो 2 to 4 225 mm on the either side of the coil center and field adequacy shall be demonstrated using the magnetic field indicator and artificial flow sim as per T6। तो फील्ड एडिक्यूटी चेक करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, अगर आपको ये कॉइल मेथड यूज कर रहे हैं तो फील्ड एडिक्यूटी मतलब पर्याप्त मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा। हम लोग योक मेथड में किससे कैलिब्रेशन करते हैं, पाई गेज से, तो इसमें भी पाई गेज यूज करना है, उसमें सीम भी है एक्स्ट्रा, ठीक है, वो सीम भी आपको यूज करना है। ओके, उसके बाद है लार्ज पार्ट ड्यू टू द साइज एंड शेप द मैग्नेटिक करंट शेल बी 1200 एम्पियर टन एंड 4500 एम्पियर टन तक भी जा सकता है। द फील्ड फ्रीक्वेंसी शेल बी डेमोस्ट्रेटेड आर्टिफिशियल फ्लो सिम एंड पाई शेप मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर अकॉर्डेंस विद द नीचे जो दिखाया गया है T64, क्या लिखा है T764 के अंदर दिखाया गया है, वहां से आपको यूज करना है। मैं आपको दिखाता हूं, पाई गेज दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पाई गेज है, ठीक है, पाई शेप मैग्नेटिक पार्टिकल फील्ड इंडिकेटर। इसमें कितना क्रैक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 क्रैक है। कितना क्रैक है, 8 क्रैक। 8 में से आपको पैरेलल जो रहेगा कोई भी 2 वो नहीं दिखना चाहिए, और नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, याद रखो वो नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखा तो समझो कुछ मटेरियल में कुछ लोचा लापसी है, मतलब मटेरियल तो नहीं बोलेंगे, वो मशीन में कुछ लोचा लापसी है, वो आपको समझना है। मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो समझ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वो भी दिखता है यार, बहुत मजा आ गया, क्या घंटा मजा आ गया, वो नहीं चलेगा, वो नहीं दिखना है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपको रखना है, और पैरेलल डायरेक्शन में 2 कोई भी आएगा वो नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब दिखना ही चाहिए कंपलसरी, और हाई सेंसिटिविटी से दिखना चाहिए आपको। और आपको दिखा भी था ना, आपने किया था ना ऐसा। तो वो पाई गेज इंडिकेटर है। पाई गेज इंडिकेटर वो है, कैसा बनाया जाता है, 8 लो कार्बन स्टील पाई सेक्शन फर्नेस बेस्ड ब्रॉन्ज्ड, क्या किया है उसको, ब्रॉन्ज, वेल्डिंग का एक टेक्निक्स है, वेल्डिंग ब्रॉन्ज ये सब चीज टेक्निक्स है, ठीक है, उससे उसको चिपका दिया गया है ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, और उससे 8 क्रैक जनरेट होता है। और उसकी दूसरी साइड में क्या होता है, दूसरे साइड में कॉपर का एक लेयर लगाया रहता है, कोटिंग किया गया रहता है, उसके ऊपर हमको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डालेंगे तो हमको वो पूरा का पूरा क्रैक दिखेगा, 6 दिखेगा आपको, 2 पैरेलल है वो नहीं दिखेगा, बाकी परपेंडिकुलर जो है या परपेंडिकुलर से थोड़ा भी कम है, 45 डिग्री 30 डिग्री तक भी है, वो भी सब चीज दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। तो शिम की बात करते हैं, तो ऐसा शिम होता है, ठीक है, ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लो शिम। तो शिम है क्या पहले तो इससे भी कैलिब्रेशन किया जाता है। ये यहाँ पे टाइप बी शिम है, टाइप सी है और टाइप आर शिम है। आर शिम में कंटिन्यूअस एकदम थ्रूली यहाँ पे पूरा का पूरा वो होगा, क्या होगा, ये यहाँ पे नॉच होगा, तो यहाँ पे नॉच दिखाया गया है। सिम टोटल थिकनेस कितना है, 0.05 mm है, और उसमें कितना डेप्थ में वो किया गया है, मतलब इतना 0.015 mm का वो डेप्थ में वो एक स्लॉट बनाया गया है। शिम आजकल पैसे का भी मिलता है, ठीक है, मार्केट में तो ऐसा नहीं, पाई गेज जैसे मिलता है वैसे शिम भी मिलता है, ऐसा कोई रॉकेट नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें कि यार ये तो हमने तो शिम कभी देखा ही नहीं, तो आपकी कंपनी का गलती है, आपकी कंपनी नहीं मंगवाता है वो उसका गलती है। आपको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। लेवल 2 या लेवल 3 वाला ऐसा बोल देगा, चलो लेवल 3 वाले का तो पता होता है, लेकिन लेवल 2 वाला ऐसा बोल दे, अरे सीम ऐसा कुछ होता है क्या सीम, अरे हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो कभी सुना नहीं। तो आप थोड़े दिन रुको, मैं थोड़ा मंगवा लेगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है।
उसका वो पाई गेज जैसे ही है, इसका भी कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेशन से वो चेक करना है कि मिनिमम कुछ दिखना चाहिए, यहाँ पे लिखा है ना। तो अबव फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल सीम आर यूज्ड मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन ऑफ द सिस्टम वेरिफिकेशन नॉट ड्रॉन ऑफ द स्केल। द सीम मेड इन लो कार्बन स्टील से बनाया जाता है, उसका ये फॉइल रहता है। आर्टिफिशियल फॉर इचिंग और मशीनिंग इन वन साइड ऑफ द फॉइल एंड डेप्थ 30% आपको मिनिमम देखना चाहिए ऑफ द फॉइल थिकनेस। तो यहाँ पे 30% कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। पाई गेज भी जनरली यूज करते हैं हम लोग, जनरली ये कम यूज करते हैं, लेकिन ये सब चीज सिम है। और लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन का जो टेक्निक समझे हम लोग, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, मल्टी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये खाली इतना ही नहीं है भाई, दिखता है उतना नहीं है। ये 20 mm का इतना है, उसमें डेप्थ इतना रहेगा, कुछ चीज तक रहेगा। ठीक है, ये 20 mm का है, और यहाँ पे ये पार्ट दोनों पड़ गए हैं 6 mm, यहाँ पे ये 6 mm डेप्थ तक जाता है, वो सब चीज आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे ये 20 mm का है, और यहाँ पे 12.5 का है। और भी आगे सिम्स है, यहाँ पे देखो फिगर, आर्टिफिशियल फ्लो सिम है, लॉन्जिट्यूडनल सिम टाइप CX230, CX430, उसके बाद C3, C4 234, 3C2 236। इसमें भी डेप्थ के हिसाब से रहता है। देखो ये समझो एक थिकनेस वाला कोई एक मटेरियल है, ठीक है, ये थिकनेस है 19 mm, 19.5 का इसका विड्थ है, और थिकनेस भी कुछ रखा हुआ है। ये 12 mm, 12.88 mm का ये लाइन का ये स्लॉट है, वो डेप्थ होगा। ये स्लॉट दूसरा डेप्थ में कितना रहेगा, 9.33, सॉरी 73, और तीसरा कितना रहेगा 6.55 नॉच डेप्थ। ये 20%, 20% ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, 20%, 30%, 40%, ये सब चीज आगे आएगा तो समझाएगा, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे भाई हम। ओके, मैग्नेटिक करंट। मैग्नेटिक करंट जो है यहाँ पे एम्पियर मीटर इंटू टन यहाँ पे लिखा गया है, ये हमने अभी समझाया ना, वही चीज है, नया कोई रॉकेट नहीं है। इसमें कितना टन का आप यूज कर रहे हैं, अगर 5 टन कर रहे हैं तो NI इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाय L/D प्लस 2, ये एक रूल्स था। दूसरा NI इज इक्वल टू 45,000 था ना, कितना था 45,000 L/D, इतना ही था। ठीक है, तो इसमें अगर आप 5 कॉइल लगाएंगे तो यहाँ पे N5 डाल देना है, तो I मिल गया आपको। और अगर आपको 6 कॉइल डाला है, इसमें भी ऐसा ही है, नया कोई रॉकेट नहीं है। इसने लिखा है ना 5 टन कॉइल यूज किया है, तो आपको 5,000 मिलेगा, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब नया कोई रॉकेट नहीं है। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक बाद में करेंगे, अभी मैं थक गया हूँ, लंच के बाद हम उठाएंगे इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा। पार्ट 1 है ये, इसके बाद पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम कल सीखेंगे कि योक टेक्निक्स में कितना राउंड किए जाते हैं, तो कितना में आप काम चलाएंगे, और योक टेक्निक कैसे यूज होगा, और मल्टी डायरेक्शनल जो टेक्निक्स है वो कैसे यूज होगा। उसके बाद कौन सा फ्रीक्वेंसी, एटलीस्ट 1 ईयर में वो आपको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो मटेरियल जो हमें योक है उसको कैलिब्रेशन करना, कितने टाइम पे करना है, वो प्रोसीड्यूर, टॉलरेंस, लाइट मीटर है वो कैसे काम करता है। उसके बाद लिफ्टिंग पावर कितना होता है, जनरली आपका AC होता है, यहाँ पे लिखा है ना AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो 4.5 kg आपका लिफ्टिंग पावर कैलिब्रेशन के टाइम होना चाहिए। अब DC रहेगा तो आपको 18 kg तक वो लिफ्टिंग पावर होना चाहिए। गॉस मीटर कैसे काम करता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो टेक्निक से चेक करते हैं उसमें भी गॉस मीटर यूज किया जाता है, तो गॉस मीटर को भी एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको कैलिब्रेशन करना है। वो बहुत सारा चीज आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ मैं अभी क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा देर सेशन को ओपन करता हूँ। थैंक यू।